हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से 25 MCQs की इस सीरीज़ में। इसके दूसरे भाग में अब हम 14 से लेके 25 तक के प्रश्नों के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पहला इस भाग का पहला और पूरे अपनी सीरीज़ का 14वां क्वेश्चन। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दो बेलन हैं तो दोनों की त्रिज्याएँ भी अलग अलग होंगी। त्रिज्याओं को हम R1 और R2 लिख सकते हैं और ऊंचाइयों को H1 H2 लिख सकते हैं। उन्हें हम क्योंकि ज्यामिति में जब लिखते हैं, जब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना त्रिज्याएँ R1 व R2 हैं और ऊंचाई जो H1 और H2 हैं। तो इसमें लिखा है कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, उनकी ऊंचाइयां समान हैं, यानी कि H1 H2 दोनों की ऊंचाइयां जो है वो H है या X जो भी आप मान लें। यहाँ पे मैंने H माना, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। क्या होगा अनुपात? तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन दिया है 4:1, 1:4, 2:1 और 2:3। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं हम। R1 R2 यानी कि जो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:1 है। H1 बराबर H2 है, यानी कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, वो क्या है? H है। B1 और B2, B1/B2 ये मैंने लिखा है। ये B1 मतलब पहले बेलन का आयतन, B2 मतलब दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर याद है आपको तो क्या होता है सूत्र? पाई R स्क्वायर H, ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों के हिसाब से R1 और R2 और H1 और H2 उसको बदल दिया है। तो देखेंगे पाई और पाई जो है सेम है दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगी। और HH यानी कि H1 H2 दोनों वैल्यू HH थी, वो उसको कैंसिल। तो ऑल ओवर हमारा बचेगा केवल R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हमने सेम पावर दोनों पे यूज़ कर दी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आयतन हमारा जो इतना है, ये R1 और R2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ये B1/B2 के बराबर है। तो ये R1 और R2 की वैल्यू कितनी, ये यहाँ से हम निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी? 2:1 को क्या लिखेंगे? 2:1 को लिखेंगे 2/1। क्या लिखा जाएगा? 2/1। तो वही हो जाएगा यहाँ पे 2/1 का होल स्क्वायर या 2/1 की घात 2। तो अब हमारा हम इसको ओपन करेंगे, किसको? इसकी जो छोटी ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/1, जिसे हम लिखेंगे 4:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4:1। ठीक है, जो हमारा कौन सा विकल्प है इसमें? पहला वाला। तो देखिए यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन जो है, 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपका जो है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो परिधियों का अनुपात होगा। तो परिधियाँ देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है पाई R स्क्वायर, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेपर में क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और ये होता है क्षेत्रफल का, और परिधि का होता है 2πr। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉल्यूशन किया है मैंने इसका, तो इसमें देखिए मैंने लिखा है पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर। मतलब R1 R2 जो है अलग अलग वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, तो उन्हीं के हिसाब से इसका मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में लिखा है, अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं, तो बटे में कर लेंगे पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर 9/4। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम है, तो सेम जो होते हैं अंक उनको हम कैंसिल कर देते हैं। ये R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है। जब किसी दो संख्याओं के ऊपर सेम घात होती है तो उनके ऊपर एक ही घात हम छोटे ब्रैकेट बंद करके लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/4। तो जो स्क्वायर अब इनका है वो इधर जाके इसमें अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर जो है वो वर्गमूल की फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 9/4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी कि R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3:2। इसको लिखेंगे 3:2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा।
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसमें जो दिया हुआ है कि इस तरह का प्रश्न जो है बहुत आता है इस तरह के। तो इसमें देखेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा पेपर में, लेकिन हाँ इस तरह के प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो इसमें जो कथन दिया, जिसमें लिखा है कि किसी वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का होता है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो रिलेशन होता है किसमें, परिधि के कोण में। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वृत्तखंड एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक ही वृत्तखंड है, देखेंगे इसमें ये जो वाला जो है जी, जो ऊपर जो है एक वृत्तखंड है, इतना जो है आपका ये वृत्तखंड अलग है। तो इसमें जो परिधि पर एक ही वृत्तखंड में परिधि और जो केंद्र के कोण में जो रिलेशन होता है वो आधे और दुगने का होता है। देखिए परिधि का कोण जो होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है, और जो केंद्र का कोण होता है वो परिधि के कोण का 2 गुना होता है। केंद्र का 2 गुना होता है और परिधि का आधा होता है। ये इतना याद रखेंगे इस छोटी सी चीज़ को। तो भाई है ये कह रहा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का होता है। क्या होता है, देखिए परिधि का क्या होता है, आधा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जीवा क्या होती है। सबसे पहले आप जीवा समझिए, जीवा क्या होती है। ये किसी वृत्त के अंतर्गत मतलब उसके अंदर परिधि पर 2 बिंदुओं के द्वारा जो रेखाखंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पी क्यू क्यू आर ये 2 जीवाएँ हैं, ये दोनों क्या हैं, ये भी जीवाएँ हैं और ये भी जीवा है। तो देखेंगे ये तो क्या है, ये छोटी है ना, तो ए और बी ये पूरा जी क्या है, ये भी एक जीवा है, बट ये व्यास होगा। व्यास क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये केंद्र से होकर जाए, केंद्र क्या ओरिजिन, ये जो ओ है पॉइंट, ये केंद्र है, तो ये केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए क्या होगा, इसका सबसे बड़ी जीवा होगी। क्योंकि व्यास से बड़ी इसमें कोई और लाइन हम नहीं खींच सकते हैं इसमें। तो व्यास जो होती है, जो ए ओ बी जो पूरी जो लाइन है या रेखाखंड जो है जीवा है, ये जीवा जो है वो सबसे बड़ी जीवा होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, किसी वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। इसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं हम। अब एक प्रश्न है 18वां, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। देखिए वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणा √2, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार भुजा वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √2, क्या विकर्ण बटे √2, ये हो जाएगा भुजा का सूत्र। तो इसका मान लगा देंगे विकर्ण का 5√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 5 बचेगा सिर्फ। यानी कि आपका जो ऑप्शन जो है वर्ग की भुजा वो कितनी है, 5 आएगी। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं विकर्ण कोण बराबर हैं, वह है आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समलंब है। क्या होगा इसमें से। देखिए आंसर मैंने लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीधे आपको बता दूं ऐसे ही हाँ आंसर भी हो गया बस बात खत्म, बढ़ते जाऊंगा आगे। देखिए मैं सबके बारे में बताऊंगा। आयत में होता है आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं, और कोण सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम बनाए हैं, और जूम करूँगा तो बड़े दिखेंगे आपको। जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये वाला मैंने आयत का डायग्राम बनाया। तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सब जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं बराबर। अब इसमें आपका नीचे, इसके नीचे जस्ट देखेंगे, ये मैंने बनाया है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें
जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। इसमें जो शीर्ष कोण वो 90 अंश के नहीं होते हैं, इसमें जो विकर्ण है वो 90 अंश पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर। जो विकर्ण है वो बराबर बराबर आपको आपस में काटते हैं एक दूसरे को। तो देखिए, तो समचतुर्भुज में जो भुजाएं तो आपस में, ये वाली जो साइड की जो भुजाएं, ये वाली भुजाएं हैं वो तो बराबर होती हैं, बट इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका आता है वर्ग। देखेंगे वर्ग में सभी चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो कोण भी बराबर होंगे। और इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी आपस में, देखिए आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें समचतुर्भुज में तो विकर्ण ही बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए आयत में सिर्फ एक कमी है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं नहीं। वर्ग जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें सभी भुजाएं, सभी कोण, सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन जो दिया था इन्होंने, क्या दिया है ऑप्शन, एक इन्होंने समलंब का दिया है। समलंब क्या होता है? देखिए समलंब है ऑप्शन, देखिए आपका उत्तर तो आपको मिल गया, लेकिन समलंब भी समझ लीजिए। देखिए समलंब क्या होता है, ये आपके सिलेबस में भी है DLED 4th सेमेस्टर में। तो समलंब जो है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की दो भुजाओं का एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, ना कि बराबर होती हैं, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। तो समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं केवल समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती। तो सीधे सीधे आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आपका जो है, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के या से होता है, क्या होता है? देखिए त्रिभुज में जो होता है बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण ये है, देखिए ये इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे जी। तो ये यहाँ पे जो बहिष्कोण बनता है वो अपने इन दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, त्रिभुज में ऐसा होता है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में जो बहिष्कोण होता है, यहाँ पे देखेंगे बी जो एंगल जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण मतलब होता है जो बाहर के कोण होता है, ठीक है। बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। तो ये जो है सम्मुख अपने अंदर स्थित अंतःकोण जो डी कोण है इसके जस्ट बराबर ही होगा। क्यों होता है बराबर? ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरा एंगल ले लेंगे, ये पूरा एंगल जो है 180 अंश हो जाएगा आपका। तो इसमें से थोड़ा पार्ट ये कट गया, और यहाँ पे देखेंगे दोनों कोणों का, यानी कि जो अंदर जो चतुर्भुज में कोण होते हैं इन दोनों का भी टोटल जो क्या होता है वो भी 180 अंश होता है। तो इस प्रकार जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख अंतःकोण के बिल्कुल बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं 21वें प्रश्न पे। इसमें आपका जो देखिए मैंने अभी रिलेशन आपको बताया था, इस वाले प्रश्न में जो ऊपर ये वाला प्रश्न था 16वां प्रश्न, इसमें जो मैंने रिलेशन आपको बताया था आता था वो दूना वाला, वही आपको इसमें रिलेशन जो है वो लगना है इसमें। तो 21वां प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कोण x का मान ज्ञात करके सही विकल्प चुनिए। एक क्वेश्चन जो है मैंने ही अपने आप से सेट करके सारे लिखे हैं, गैस पेपर, बुक सबकी सहायता से। तो मैंने जो है वहाँ से छांट के आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं अब आपको डालता रहूँगा, जिसमें टेट सुपर टेट का भी जो है स्टडी मटेरियल मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा, और DLED का संबंधित तो मैं आपको बनाता ही रहूँगा वीडियो। इस तरह का मेरा आज ये पहला वीडियो है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे और हिम्मत मिलेगी। और वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एटलीस्ट एक कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि मुझे पता लग जाए हाँ किसी ने जिसने देखा है वो कौन है, ठीक है। कमेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई वाहवाही चाहिए अपनी, आप बस हेलो लिख दीजिए कमेंट में, वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब मुझे पता तो लग जाएगा किसने देखा है वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं और वीडियो यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि 15 मिनट का वीडियो बनाया उसमें से 20 बार मैं ये बोल दूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे रहने दी, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद कर लेगा चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता है बस, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास। तो आज का देखेंगे इसमें अब कोण x, यहाँ पे देखेंगे जो कोण x है वो कहाँ है, वो यहाँ पर हमारा परिधि पे है।
अब देखेंगे कि ये मिला के देखेंगे, ए और बी को मिला देंगे तो ये एक वृत्तखंड का कोण, ये पूरा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये पूरा वृत्तखंड बन जाएगा। तो एक ही वृत्तखंड में क्या होता है, जो परिधि का कोण होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। तो देखिए केंद्र का कोण आपका कितना है, 70 अंश। ठीक है, यहाँ मैं लिखा है ACB, तो ACB जो है वो परिधि का कोण है, AOB केंद्र का कोण है, जिसका आधा हो जाएगा। ठीक है, परिधि का कोण आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 का आधा कितना होगा, 35 अंश। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें 22वां क्वेश्चन है, तो समीकरण का भी एक क्वेश्चन डालना जरूरी था क्योंकि समीकरण भी आपका पेपर में है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मगर इसमें कंफ्यूज, देखिए ऑब्जेक्टिव सिंपल ही आते हैं पेपर में, आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंपल ही आता है, बट क्या होता है वहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होता है। मैथ में क्वेश्चन इसीलिए कठिन लग जाते हैं कभी कभी कि उसमें लैंग्वेज बदल देते हैं, मतलब उसकी जो क्वेश्चन की भाषा है वो ऐसी होती है कि भाषा ही समझ में नहीं आती प्रश्न की। तो इसमें अब जैसे इसमें देखेंगे, अब धोखा खा जाएंगे बहुत लोग कि इसमें x प्लस वाई, अरे ये कहाँ से आ गया। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे दो समीकरण हैं, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए हो गई आपकी। तो इसमें देखेंगे, इसमें कह रहे हैं एक्स प्लस वाई का मान बताओ, तो देखिए सिंपली इनको दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, 4x प्लस 4y बराबर 3 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 3/4। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आते हैं 23वें प्रश्न पे। करनी का शुद्ध प्रकार है, देखिए शुद्ध और मिश्रित दो प्रकार की करनी होती हैं, शुद्ध और मिश्रित दो प्रकार की करनी होती हैं। शुद्ध करनी बेकरनी होती हैं, ये मैंने करनी का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो अगर प्लेलिस्ट में अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल शुरू में ये वीडियो चैनल में पढ़ा हुआ है, करनी के चारों पार्ट पढ़े हुए हैं, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है 4 सेमेस्टर का, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए अभी इधर देखते हैं शुद्ध करनी। देखिए शुद्ध करनी वो होती है जिसमें गुणा में एक से ज़्यादा कोई अंक नहीं होता है। शुद्ध करनी वह करनी होती है जिसमें गुणा में एक से बड़ा अंक नहीं होता है और वो लिखा भी नहीं होता उसमें। तो और मिश्रित करनी वह होती है जिनमें गुणा में एक से बड़े अंक होते हैं, यानी कि गुणा में जिसके कोई अंक होता है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे 2 × √3, तो ये आपकी मिश्रित करनी है, और 10 × √3³ 5, ठीक है, तो ये आपका है, ये भी मिश्रित करनी है। और आपका जो सी ऑप्शन है √10, इसमें गुणा में कुछ है ही नहीं, तो यही आपका सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर यही है। ये क्या आपका शुद्ध करनी है, इसमें गुणा में एक से ज़्यादा कोई अंक होगा ही, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और आप 24वां क्वेश्चन है, वीडियो एंड ही होने वाला है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग धोखा खाते हैं, उनको लगता है ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, ये दोनों ये सी और डी जो एंगल है ये दोनों अर्धवृत्त में बने हुए कोण है। नहीं, ये अगर इस सेंटर से होके जाता तब ये अर्धवृत्त में माना था, इस सेंटर से होके जाती लाइन तब ये अर्धवृत्त में माना जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। तो ये ऊपर से जा रहा है, यानी कि ये वृत्तखंड का वाला इसमें नियम लगेगा। कौन सा, एक ही वृत्तखंड के जो कोण है वो बराबर होते हैं। देखेंगे ए से बी तक ये पूरा एक वृत्तखंड, ये पूरा वृत्तखंड अलग है, तो इसमें क्या जो आपके x और 80 यानी कि d और c कोण है, जो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, और एक ही वृत्तखंड में बने जो परिधि पर अंतरित कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि x कोण का मान भी कितना होगा, 80। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। आपका लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, 52 ताश में से चित्र वाला ताश यानी कि फेस कार्ड चुने जाने की प्रायिकता। देखिए फेस कार्ड हर सेट में 3 होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, बेगम, बादशाह और गुलाम, जैसे गुल्ला कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, हिंदी का पता है मुझे। तो 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब उन पर चित्र बने हुए होते हैं, साफ साफ चित्र देखेंगे वो, अब गड्डी देखेंगे अभी तो उसमें चित्र बने हुए होते हैं। तो प्रत्येक सेट में 3, तो 4 रन कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। जो आपकी अनुकूलतम घटनाएं हैं यानी कि NE वो कितना हो जाएगा 12, और NS कितना हो जाएगा 52, ठीक है, NS मतलब 52 पत्तों से चुन रहे हैं, तो टोटल में से जो जिनमें से चुना जाता है वो आपकी कुल घटनाएं यानी कि NS होता है, और जो चुने जाते हैं वो आपके क्या होते हैं NE यानी कि अनुकूलतम घटनाएं। प्रायिकता होती है NE/NS, सूत्र लगा देंगे 12/52, काट लेंगे 4 से, 4 × 12 और 4 × 13 12, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो डी वाला बिल्कुल सही है। तो
यहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है। आई होप आपका सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया तो चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, वो नहीं कहेंगे हम। वीडियो लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो देख लिया तो कमेंट एक कर दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ किसने वीडियो देख लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।